नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 11 की ऑनलाइन क्लास में पाठ 1 समाजशास्त्र और समाज का अगला टॉपिक समाजशास्त्र और सामान्य बौद्धिक ज्ञान पढ़ेंगे। हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्रीय ज्ञान और ईश्वरीय मीमांसीय और दार्शनिक प्रेक्षणों से अलग है। इस प्रकार समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों से अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होते हैं। कह रहे हैं समाजशास्त्र का जो ज्ञान है सामान्य ज्ञान है और जो बौद्धिक प्रेक्षण है वो अलग है। सामान्य बौद्धिक वर्णन सामान्यतः उन पर आधारित होते हैं जिन्हें हम प्रकृतिवादी या व्यक्तिवादी वर्णन कह सकते हैं या व्यक्तिवादी वर्णन कहते हैं। व्यवहार का एक प्रकृतिवादी वर्णन इस मान्यता पर निर्भर करता है कि व्यक्ति व्यवहार के प्राकृतिक कारणों की पहचान कर सकता है। अतः समाजशास्त्र सामान्य बौद्धिक प्रेक्षणों एवं विचारों तथा साथ ही साथ दार्शनिक विचारों दोनों से ही अलग है। यह हमेशा या सामान्यतः भी चमत्कारिक परिणाम नहीं देता, लेकिन अर्थपूर्ण और असंदिग्ध संपर्कों तक केवल सामान्य संपर्कों की छानबीन द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। समाजशास्त्रीय ज्ञान में बहुत अधिक प्रगति हुई है। ज़्यादा प्रगति तो सामान्य रूप से हुई है। कह रहे हैं जो समाजशास्त्रीय ज्ञान है इसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है और ज़्यादा प्रगति जो हुई है वो सामान्य रूप से हुई है, परंतु कभी कभार नाटकीय उद्भवों से भी प्रगति हुई। कह रहे हैं कभी कभी जो प्रगति हुई है वो नाटकीय उद्भवों से भी हुई है। समाजशास्त्र में सकल्पनाओं, पद्धतियों और आंकड़ों का एक पूरा तंत्र है। समाजशास्त्र जो है उसमें कल्पनाएं क्या हैं, पद्धतियां क्या हैं, आंकड़े क्या हैं, इसका एक पूरा तंत्र बना हुआ है, पूरा एक जाल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किस तरह संयोजित है। अब इसका कोई मतलब नहीं है कि ये संयोजित किस तरह है। यहाँ पर आपको कल्पनाएं और जो कार्य करने के तरीके हैं, पद्धति हैं, आंकड़े हैं, वो सभी कुछ इसमें समाहित होते हैं। ये सामान्य बौद्धिक ज्ञान से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। सामान्य बौद्धिक ज्ञान अपरिवर्तनीय है क्योंकि ये अपने उद्गम के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछता, या दूसरे शब्दों में यह अपने आप से यह नहीं पूछता मैं विचार क्यों रखता हूँ। एक समाजशास्त्री को अपने स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। कह रहे हैं कि ये एक दूसरे से, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि आपसे ये नहीं पूछता कि मैं ये विचार क्यों रखता हूँ, जबकि एक समाजशास्त्री जो है स्वयं के बारे में तथा अपने किसी भी विश्वास के बारे में प्रश्न पूछने के लिए हमेशा तैयार रहता है और उसे तैयार रहना चाहिए, चाहे वह विश्वास कितना भी प्रिय क्यों ना हो। एक समाजशास्त्री के नाते हमेशा हमें इस प्रश्न को जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए कि कोई भी कार्य हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं या किस लिए कर रहे हैं, चाहे वो विश्वास कितना प्रिय क्यों ना हो। क्या वास्तव में ऐसा है? समाजशास्त्र के दोनों ही उपागम व्यवस्थित एवं प्रश्नकारी वैज्ञानिक खोज की एक विस्तृत परंपरा से निकले हैं। वैज्ञानिक कार्यविधियों के इस महत्व को तभी समझा जा सकता है जब हम अतीत की तरफ लौटेंगे। अब कह रहे हैं जो वैज्ञानिक कार्यविधियाँ हैं इसके महत्व को हम तभी समझ सकते हैं, तभी जान सकते हैं जब हम अतीत की तरफ लौटेंगे, यानी कि पिछली ज्ञान की तरफ लौटेंगे और उस समय की सामाजिक परिस्थिति को समझें जिसमें समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का उद्भव हुआ था। क्योंकि आधुनिक विज्ञान में हुए विकासों का समाजशास्त्र पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसलिए हम संक्षिप्त रूप में देखें कि समाजशास्त्र की रचना में बौद्धिक विचारों की भूमिका कहाँ तक है। कह रहे हैं कि चलिए हम संक्षिप्त रूप में देखते हैं कि समाजशास्त्र में जो बौद्धिक विचार हैं उसकी भूमिका कहाँ तक है। बौद्धिक विचार जिनकी समाजशास्त्र की रचना में भूमिका। अब हमारा टॉपिक है कि बौद्धिक विचार की समाजशास्त्र की भूमिका में क्या, समाजशास्त्र की रचना में क्या भूमिका है। प्राकृतिक विकास के वैज्ञानिक सिद्धांतों और
प्राचीन यात्रियों द्वारा पूर्व आधुनिक सभ्यताओं की खोज से प्रभावित होकर उपनिवेशिक प्रशासकों, समाजशास्त्रियों एवं सामाजिक मानव विज्ञानियों ने समाजों के बारे में इस दृष्टिकोण से विचार किया कि उनका विभिन्न प्रकारों में वर्गीकरण किया जाए ताकि सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों को पहचाना जा सके। ये लक्षण 19वीं शताब्दी में आरंभिक समाजशास्त्रियों जैसे अगस्त कॉन्त, कार्ल मार्क्स एवं हर्बर्ट स्पेंसर के कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। ये सारे समाजशास्त्रियों के नाम हैं अगस्त कॉन्त, कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर। इनके कार्यों में पुनः दृष्टिगोचर होते हैं। अतः इस बात के प्रयास किए गए कि उन बातों के आधार पर विभिन्न तरह के समाजों का वर्गीकरण किया जाए। उदाहरण के लिए आधुनिक काल से पहले के समाजों के प्रकार जैसे शिकारी, टोलियां एवं संग्रहकर्ता, चरवाहे एवं कृषक एवं गैर औद्योगिक सभ्यताएं, आधुनिक समाजों के प्रकार जैसे औद्योगिकृत समाज। इस प्रकार के क्रमिक विकास का दर्शन यह मानता था कि पश्चिमी संसार आवश्यक रूप से ज़्यादा प्रगतिशील एवं सभ्यता, गैर पश्चिमी समाज को अशिष्ट और कम विकसित समझा जाता था। भारतीय औपनिवेशिक अनुभव को भी इसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए। भारतीय समाजशास्त्र में भी इसी तरह के तनाव को देखा जा सकता है। बहुत पीछे इतिहास में अंग्रेजी उपनिवेशवाद के समय में जाइए और इसका बुद्धिजीवी सिद्धांतवादी जवाब है। कह रहे हैं यहाँ पर आप इससे पीछे उपनिवेशवाद में चले जाइए तो कह रहे हैं इसका जवाब बुद्धिजीवी तथा सिद्धांतवादी जवाब है। शायद इसी पृष्ठभूमि के कारण ही भारतीय समाजशास्त्र खास तौर पर विचारशील रहा है और यही इसके व्यवहार में भी दिखता है। अगली पुस्तक समाज का बोध। अब यहाँ पर एक पुस्तक और है समाज का बोध में आप भारतीय समाजशास्त्री विचारक, उसके सरोकारों और इसके वास्तविक व्यवहार के बारे में विस्तार से जानेंगे। जो आपकी अगली पुस्तक है समाज का बोध, उसमें आपके भारतीय समाजशास्त्री दे रखे हैं, उनके विचार, उनके वास्तविक व्यवहार, उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, विस्तार से हम पढ़ेंगे। डार्विन के जीव विकास के विचारों का आरंभिक समाजशास्त्रीय विचारों पर दृढ़ प्रभाव था। समाज की प्राय जीवित जैववाद से तुलना की जाती थी और इसके क्रमबद्ध विकास को चरणों में तलाशने के प्रयास किए जाते थे जिनकी जैविकी जीवन से तुलना की जा सकती थी। समाज को व्यवस्था के भागों के रूप में देखने के तरीके ने, जिसमें प्रत्येक भाग एक खास कार्य निष्पादन में रत हो, सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार या स्कूल एवं संरचनाओं जैसे स्थिरीकरण के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। इसकी चर्चा हमने यहाँ इसलिए की क्योंकि उन बौद्धिक विचारों का जिनकी समाजशास्त्र की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे गहरा संबंध है कि किस प्रकार समाजशास्त्र आनुभाविक वास्तविकता का अध्ययन करता है। ज्ञानोदय एक यूरोपीय बौद्धिक आंदोलन जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों एवं 18वीं शताब्दी में चला, कारण और व्यक्तिवाद पर बल देता है। उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी और साथ ही एक बढ़ता दृढ़ विश्वास भी था कि प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता है। कि कहा जा रहा है कि जो 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्ष थे उनमें 18वीं शताब्दी से चले आ रहे जो कारण व्यक्तिवाद पर बल देता था और उस वक्त वैज्ञानिक जानकारी भी उन्नत अवस्था में थी, अच्छी अवस्था में थी। साथ ही एक बढ़ता हुआ दृढ़ विश्वास भी दिखाई देता था, दृढ़ विश्वास भी था। प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों के द्वारा मानवीय पहलुओं का अध्ययन किया जा सकता था और करना भी चाहिए। इसके लिए कह रहे हैं और करना भी चाहिए। उदाहरण देकर के समझाया कि गरीबी जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में
जानी जाती थी। कह रहे हैं कि उदाहरण दिया है कि गरीबी जो अभी तक एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में जानी जाती थी, उसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ हुआ। पहले ये प्राकृतिक समस्या मानी जाती थी, अब इसे सामाजिक समस्या के रूप में देखना आरंभ हुआ, जो कि मानवीय उपेक्षा अथवा शोषण का परिणाम है। इसलिए गरीबी को समझा जा सकता है और उसका निराकरण हो सकता है। इसके अध्ययन का एक तरीका यह था कि एक सामाजिक सर्वेक्षण किया जाए और यह इस विश्वास पर आधारित हो कि मानवीय प्रक्रियाओं को मापा जा सकता है, इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में चर्चा 5वें अध्याय में की जाएगी, यानी जो सामाजिक सर्वेक्षण है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन 5वें पाठ में करेंगे। 5वें पाठ में सामाजिक सर्वेक्षण होता क्या है उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। प्रारंभिक आधुनिक काल के विचारक इस बात से सहमत थे कि ज्ञान में वृद्धि से सभी सामाजिक बुराइयों का समाधान संभव है। उदाहरण के तौर पर फ्रांसीसी विद्वान अगास्त कॉन्त, जिनको कि समाजशास्त्र का संस्थापक समझा जाता था, का विश्वास था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान करेगा। कह रहे हैं कि ये जो अगस्त कॉन्ते थे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, पिता कहा जाता है, उनका ऐसा मानना था कि समाजशास्त्र मानव कल्याण में योगदान देगा, सहयोग करेगा।